So friends, good morning. We are starting today's program. Today we are going to discuss about the claim procedures and different codes under which the claim can be rejected. This is the today's subject which we are going to discuss. आप लोग बहुत सारे सीनियर एडवाइजर्स हो, आप लोगों ने तो बहुत सारे क्लेम को हैंडल किया हुआ है. एवरी डे आपके पास में क्लेम आते रहते हैं, तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आपका आज के सेशन में थोड़ा सा यूजफुल होगा. हम लोग सेशन के बाद में जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना उसके अंदर एक्सपर्टाइज और आपका जो व्यूज है वो जरूर से आप लोगों के साथ में शेयर करें. ठीक है, मैंने आज के लिए जो आपका प्रेजेंटेशन बनाया है, ये प्रेजेंटेशन को यदि आप देखते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें थोड़ा सा क्लेम प्रोसीजर के बारे में मैंने बात की है. ओके, क्लेम प्रोसीजर क्यों? क्योंकि आपको यदि पता होगा कि भी आपका इस तरीके से ये क्लेम प्रोसीजर होने वाला है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहते हैं. कस्टमर को आप वो कर देते हैं, आप कस्टमर को प्रिपेयर कर देंगे, उसको बता देंगे भी ऐसा ऐसा होने वाला है. आपको ये पता होना चाहिए. अच्छे अच्छे सीनियर एजेंट्स को मैंने देखा, प्री अप्रूवल जब आता है, प्री अथोराइजेशन आता है, प्री अथोराइजेशन पूरा नहीं दिया जाता, लेकिन वो भी एकदम डिस्परेट हो जाता है. अरे सर, 2.5 लाख के क्लेम में आपने सिर्फ 1 लाख ही क्यों दिया? अभी कोई नया एजेंट होए उसका तो मैं समझता हूँ, लेकिन जो एजेंट 10 साल से है और सैकड़ों क्लेम दे चुका है, वो यदि मेरे को पूछेगा कि सर ये आपने प्री अप्रूवल 1 लाख ही क्यों दिया 2.5 लाख रुपए के बजाय, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार अपने को थोड़ा सा नॉलेज की कमी है या हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. राइट? क्या होता है कि कस्टमर को आपको हैंडल करना है एट द टाइम. यदि आप उसको पहले से प्रिपेयर करके रख देते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. याद रखना इस बात को. यू हैव टू प्रिपेयर द कस्टमर वेल इन एडवांस. आप जब भी उसके साथ में कम्युनिकेशन करते हो, आप रिन्यूअल के लिए बात करते हो या फोन पे बात कर रहे हैं, तो या जब आपने पॉलिसी सेल किया, थोड़ा बहुत आप उसको कस्टमर को. अभी एक कस्टमर के साथ में ऐसा हुआ ना कि उसका कुछ 3,70,000 रुपए का क्लेम था, कोविड का ही था. ही एक्सपायर्ड एक्चुअली. उसने एजेंसी भी लिया था अपने पास में, एक्सपायर हो गया. उसकी वाइफ ने क्लेम किया था. कल 2,43,000 रुपीज का क्लेम उसको सेटल किया गया. तो उसने मेरे को पूछा कि मेरे इतना डिडक्शन क्यों हुआ. मैंने अभी तक डिडक्शन शीट नहीं देखा है, लेकिन मैंने बोला देखिए, आप जब मेरे पास आप लोग एजेंसी के टाइम आए थे, आपको मैंने ट्रेनिंग दिया था, उस वक्त मैंने आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी कि किस प्रकार से क्लेम के डिडक्शंस होते हैं. तो वो सारे आइटम्स आपके डिडक्ट हो गए हैं. तो जब ये बात मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आपने बताया था मेरे को, तो कैलकुलेशन शीट मिलेगा क्या? तो मैंने बोला आपको मेल पे आ जाएगा. कस्टमर इज कन्विंस्ड, क्योंकि उसको ये मैंने पहले बताया था. इसी प्रकार यदि हम अपने कस्टमर को एट द टाइम ऑफ सेल पूरी बातें क्लियर कर देते हैं, तो क्लेम के टाइम में डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा. थोड़ा सा हम लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा. तो आज हम लोग क्या करते हैं, क्लेम प्रोसीजर पहले डिस्कस करते हैं कि क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, और फिर बाद में हम लोग किस किस डिफरेंट कोड्स में किस तरह का क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ दिस क्लेम प्रोसीजर. राइट, पहले तो मैं बता दूं आपको, ओटीआर का मैं वापस से जानकारी दे दूं. 1 जुलाई के बाद की जो पॉलिसीज हैं उनको आप रिन्यू कर सकते हो. मैंने आपको बार बार कहा है, अभी सिर्फ आपके पास में जून महीना बचा है. 30 जून तक ही आपको ये स्कीम वैलिड मिलेगी. तो यूटिलाइज दिस पीरियड. आप अपना समय को वेस्ट मत कीजिएगा. आप अपने लैप्स पॉलिसीज को बात कीजिए. मैंने कल आपसे कस्टमर रिटेंशन के बारे में जो मैंने बात की थी, आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हो ओटीआर के द्वारा. यूज दिस फैसिलिटी. बीएमआई आपको 33 तक ब्रांच लेवल पर आपका अप्रूवल हो जाता है. इफ द बीएमआई ऑफ द कस्टमर इज मोर देन 33, इट विल बी डन, अंडरराइटिंग विल बी डन बाय द सीएमयू. और यदि उसमें बहुत ज्यादा होता है तो केस विल बी रिजेक्टेड. ओवरवेट के केसेस जो होंगे ना, वो रिजेक्ट किए जाएंगे. ये मैं आपको बताऊं, अभी तक ये मैंने वेबसाइट से लिया है. वेबसाइट पे थोड़ा सा पुराना डाटा होगा, इसके बाद में काफी सारा चेंजेस भी हो गया होगा. अभी तक 16.9 17 करोड़ पॉलिसीज लोगों को कवर कर चुके हैं. 17,211 करोड़ रुपए का क्लेम पे किया है कंपनी ने. ओके, 16.9 करोड़, 17 करोड़ ऑलमोस्ट पॉलिसीज, 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम पे किया है. हैसल फ्री क्लेम प्रोसेस है. वी हैव गॉट 3.6 लाख एडवाइजर्स ये सब करने के लिए, एंड सो मेनी अवार्ड्स कंपनी ने जीते हैं. 90% कैशलेस हो जाते हैं क्लेम्स विद इन 2 आवर्स. वी हैव गॉट अ नेटवर्क ऑफ 10,200, अभी लगभग 11,000 के ऊपर हो चुके हैं. एंड
52 लाख क्लेम अभी तक सेटल किए गए। क्लेम कैशलेस होता है, रिम्बर्समेंट होता है, और आप प्री अप्रूवल भी लेते हो जहां पर आपका प्लांट ट्रीटमेंट है। करेक्ट है? ये 3 तरह के अपने पास में जनरली क्लेम होंगे। कैशलेस क्लेम होगा जो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाएगा। रिम्बर्समेंट होगा जब कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सबमिट करेगा, उसके बाद में क्लेम सेटल किया जाएगा। और प्री अप्रूवल जो होता है, प्री अप्रूवल का यानी कि जहां पर कस्टमर को कुछ प्लांट ट्रीटमेंट, उसकी प्लानिंग में है, ये ट्रीटमेंट करवाना है, और वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसके पास में टाइम है और डॉक्टर ने उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले हैं। टीपीए डॉक्यूमेंट भेजेगा और कंपनी उसको अप्रूवल दे देगी इन एडवांस। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसको ये जो प्री अप्रूवल वाला है 1 वीक के अंदर उसको यूटिलाइज करना होगा। कैशलेस अपन थोड़ा सा डिटेल में, नॉट वेरी मच डिटेल बट विल डिस्कस इन लिटिल डिटेल। यहां पर क्या होता है, क्लेम अमाउंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ कस्टमर पे करेगा और हम कस्टमर को देंगे, कंपनी कस्टमर को देगी, उसके बजाय कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है। ओके, 70% मैंने आपको बताया, जबकि कंपनी ने वहां पे 90% क्लेम सेटल्ड विद इन 2 आवर्स बताया। बट बॉम्बे की यदि हम लोग बात करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 70% क्लेम्स जो है वो कैशलेस में हो जाते हैं। 30% होते हैं जो इसमें रिम्बर्समेंट के लिए जाना होता है। कोई इमरजेंसी क्लेम होते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी में कोई इमीडिएटली एडमिट होना है उसको, तो जब वो जाता है तो हॉस्पिटल विल आस्क फॉर डिपॉजिट। ये अपने कंट्रोल में नहीं है, हॉस्पिटल उसको डिपॉजिट मांगता है। आप मुझे बार बार मत पूछो, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई है ना, उसको डिपॉजिट देना होगा। कल मेरे पास फोन आया कि सर अरे वो तो कैशलेस है और डिपॉजिट मांग रहा है। मैंने पूछा भैया तेरा एजेंसी को कितने साल हो गए? बोले सर 10 साल हो गए। मैंने बोला कितने क्लेम दिए तुमने अब तक? बोले बहुत सारे दे चुका हूँ। तो मतलब कभी भी विदाउट डिपॉजिट हुआ? बोला नहीं हुआ। मतलब तो फिर मेरे को ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपने, राइट ना? तो यू शुड नो इट, आपको पता है ये सब। सो हॉस्पिटल का पॉलिसी है, दे विल आस्क फॉर द डिपॉजिट। हम लोग दे रहे हैं वो प्री अप्रूवल दे रहे हैं। प्री अप्रूवल का मतलब क्या है कि हम उसको अप्रूवल दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में उसको हॉस्पिटल को पेमेंट दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज प्री अथोराइजेशन। तो हॉस्पिटल यदि डिपॉजिट मांग रहा है तो वी डोंट नो, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, हम जो कोई कैशलेस के लिए जाता है कस्टमर, तो एक बात आप उसको पहले से बोल के रखिए कि आप यदि कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो आप, और आपको वहां पे ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाना होगा, तो आप क्या कीजिए, पहले के जो कंसल्टेशन पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सारे के सारे साथ में लेकर जाइए, विद पॉलिसी कॉपी और आईडी कार्ड भी लेके जाइए। और आप कंसल्ट करने के बाद में डॉक्टर जो आपको बोल रहा है उस हिसाब से ये डेट लेकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप है ना टीपीए के पास में वहां पे सबमिट कर दीजिए। ओके, रेस्ट विल बी टेकन केयर बाय द टीपीए। हॉस्पिटल टीपीए उसको हॉस्पिटल के साथ में कोऑर्डिनेट कर ले। प्री ऑथराइजेशन का जब ये मैंने आपको बताया ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं, आप जब टीपीए से बात करते हैं तो टीपीए आपको बोलेगा कि ये फॉर्म भर के दो। अब आप मेरे को फोन करोगे कि अरे वो फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं, तो जो फॉर्म भरना है उसको पूरा फॉर्म नहीं भरना होता है। तो जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है उसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पॉलिसी नंबर, कंपनी का नाम, ये सब डिटेल खाली इतना एक पार्ट होता है, वो कस्टमर को भरने के लिए कहा जाता है। उसमें मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कि भी आपको फॉर्म भर नहीं सकते हो। तो आप कस्टमर को बोलो हाँ इतना डिटेल तो आपको भर के देना होगा। कि कोई टीपीए खुद भी भर लेता है, कोई टीपीए जहां पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे रश रहता है टीपीए के टेबल पे, वो बोलता है ये भर के दे दो। ठीक है ना? जिस प्रकार से आप एक एक बात कस्टमर को समझाते हो, वो टीपीए या कोई भी दूसरा व्यक्ति इतना डिटेल में नहीं समझाने वाला है। इसके लिए ये डिफिकल्टी आएगी। तो आप खाली उसको ये बात बोल दीजिए कि उतना डिटेल तो आपको भर के देना होता है। तो ये बात देना उसको पता होगा ना, तो ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। वो टीपीए वो सारे फॉर्म्स ये सारा कंपनी को भेज देगा। ठीक है, कंपनी को जब भेजेगा ना, तो कंपनी क्या करेगी, उसको रिव्यू करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स, अंडरराइटिंग टीम उसको देखेगा, वो देखने के बाद वो उसको अप्रूवल देगी। ओके, कैशलेस विल बी अप्रूव्ड। बट यहाँ पर कोई उनको और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो दे विल आस्क फॉर सम मोर डॉक्यूमेंट। हाँ, उसको बोलते हैं हम क्वेरी। जो अमाउंट अप्रूवल दिया है उसको बोलेंगे इनिशियल ऑथराइजेशन। लगभग 2 घंटे के अंदर इनिशियल अप्रूवल दिया जाता है। दिस इज टेट।
मैंने आपको ना मोरेटोरियम वाले में मैंने बताया था कि भी है ना, यदि रिम्बर्समेंट क्लेम यदि डिले हो रहा है तो वहां पे उसको कंपनी को पेनल्टी भी देना होता है, राइट ना। आप वो वाला वीडियो देखिएगा तो आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। तो मोरेटोरियम में आप ये पूरा डिटेल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्या होता है कि है ना, यदि डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट हैं, ओके, यदि डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट हैं तो वहां पर क्वेरी कैन बी रेज्ड। क्या क्वेरी रेज की जा सकती है? पास्ट कंसल्टेशन पेपर सबमिट करो, पास्ट रिपोर्ट सबमिट करो, आपके पीईडी यदि है तो पीईडी का आप ड्यूरेशन क्या है ट्रीटिंग डॉक्टर से लिख के दो। इस प्रकार से आपको है ना क्वेरी रेज किया जा सकता है यदि आपका डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट है तो। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट नहीं है तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा सबमिशन टाइम। अपने को जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने यदि समझो पहले डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए हैं तो वापस आपको पूरा का पूरा उतना ही टाइम लगने वाला है जितना आपने डॉक्यूमेंट देने के बाद में करेंगे। तो ये सब चीजें कस्टमर को पहले से ही दे देना चाहिए। जब वो पहले से ही वहां पर दे देगा ना तो अपने को क्या है कि उसका टाइम सेव होता है। मैं आपको ये सेशन भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यदि आपको बात पता होगा ना तो आप कस्टमर को बताओगे तो कस्टमर उस तरीके से प्रिपेयर्ड होके जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसका भी टाइम सेव होता है। अच्छा, और उसका काम फास्ट होने से उसका थोड़ा सा ट्रस्ट भी बैठता है, ट्रस्ट बढ़ता है। ये नहीं तो अदरवाइज उसको क्या लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा है ना, ये जो प्रोसेस है वो इस तरह का मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, ऐसा उसको लगेगा क्योंकि वो पहले से ही बेचारा एक तो बीमार होता है ना। तो उसको ये सब प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जैसे अभी इनका सिस्टम क्या है अपने नारायण गिरासे का, कि वो बोलता है कि आपको यदि हॉस्पिटल जाना है ना पहले मेरे को बोलो, आप मुझे बताओ, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। तो वो ये सब बातें ना उनको पहले से ही हॉस्पिटल जाने के पहले कस्टमर के साथ में एक काउंसलिंग करके उनको बोल देते हैं कि भैया ना ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर चाहिए। आप भी ये बात बोल सकते हो कस्टमर को कि भी आपको यदि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है तो आप पहले मुझसे बात कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा क्या प्रोसेस करना है। तो ये प्रोसेस आप जब करके कस्टमर को भेजोगे ना तो उसका इमीडिएटली काम हो जाएगा, तो उसको हैसल फ्री प्रोसेस का फील होगा। अदरवाइज हम बार बार उसको डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना तो उसको लगेगा यार ये तो हैसल नहीं है, ये हैरेसमेंट है, ऐसा उसको लगेगा। तो ये यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स। आपको कस्टमर को पहले से उसको प्रिपेयर कर देना है। सबमिशन टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अभी कई बार क्या होता है कि अपने को लगता है कि भी यार कस्टमर आपको फोन कर रहा है, मेरा हुआ नहीं, लेकिन पता चलता है कि अभी तक हॉस्पिटल ने पेपर ही नहीं भेजे। कई बार ऐसे होता है। क्या होता है हॉस्पिटल्स में ना, वो जब तक उनका उनका कुछ प्रोसीजर होता है, लेकिन दैट यू डोंट नो और योर कस्टमर डोंट नो, पेशेंट को पता नहीं है। पेशेंट को कहा जाता है कि भी आपको कल जैसे डिस्चार्ज दिया जा रहा है, तो पेशेंट तो सुबह नहा धो के एकदम तैयार होके बैठ गया है कि मेरे को तो अभी घर पे जाना है, सुबह 8 बजे रेडी होके बैठ गया। मेरे पिताजी का एक वो ऑपरेशन था, तो उस दिन मैंने उनको तो अगले दिन डॉक्टर ने कहा अंकल आपको मैं कल सुबह घर पे भेज दूंगा। मेरे पिताजी 8 बजे नहा धो के कपड़े चेंज करके बैठ गए, मेरे को भी घर पे जाना है। इस 80+ है वो, तो एकदम तैयार होके बैठ गए। मैंने बोला अरे रुको, इतना जल्दी नहीं छूटने वाला है, शाम होने वाली है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई अभी जब तक डॉक्टर आके लिख के नहीं देगा तब तक ये लोग आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। डॉक्टर आया 1:30 बजे, उसने लिख के दिया डिस्चार्ज। फिर डिपार्टमेंट ने उसके पेपर्स तैयार करके उन्होंने अकाउंट्स में भेजे, अकाउंट्स वाले ने बिल्स प्रिपेयर किए और उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट टीपीए के पास में भेजे। अभी देखो इतना प्रोसेस। 5 बज गए, बोले नहीं बिल बहुत बड़ा है ना तो टाइम लगेगा। 5 बजे उन्होंने भेजा तो नेचुरली उनको डिस्चार्ज होते होते 8 साढ़े 8 बज गए। अब आई बात समझ में, ये इस तरह से ना सबमिशन टाइम इंपॉर्टेंट होता। यदि यही प्रोसेस उन्होंने सुबह 8 बजे किया होता 10-11 बजे पहुंच जाते थे। तो ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखने की बात है कि भाई सबमिशन टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ये क्वेरी आता है कि भी आपने जो रेट्स दिया है वो प्री ऑथराइजेशन में आपने जो रेट है वो बहुत ज्यादा चार्ज किए गए। तो वो यदि इस प्रकार से ज्यादा रेट चार्ज किए गए ना तो हॉस्पिटल को बिल कम करने के लिए बोला जाता है, इनके रेट्स थोड़े कम करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि कंपनी के पास में देखिए हर हॉस्पिटल के A to Z पूरा डिटेल होता है, रेट्स वगैरह भी सारे होते हैं। तो ये भी मौका लग सकता है कि भी हॉस्पिटल को रेट जो बिल उन्होंने चार्ज किया उसको रिड्यूस करने के लिए कहा जाएगा।
सर्जरी रेट्स भी फिक्स्ड होते हैं देखिए बहुत जगह पे, और कभी कभी मल्टीपल सर्जरी जब होती है ना, तो फर्स्ट सर्जरी का तो दिया जाता है, मेजर सर्जरी का तो पूरा पैसा दिया जाता है, लेकिन मल्टीपल सर्जरीज के केस में सेकंड थर्ड सर्जरी का पूरा पैसा नहीं दिया जाता। वो फिक्स्ड होते हैं, किसी में 25% होता है, किसी में 50% होता है, इस प्रकार से दैट अमाउंट वेरीज। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो कस्टमर को ही भरना होगा यदि वहां पे कोई डिफरेंस आ रहा है। ओके, देन कई बार मैनिपुलेटेड होता है। आजकल इस तरह के केसेस बहुत देखने में आए हैं कि लोगों ने मतलब पेपर्स आने के बाद में पता चला कि ये तो सारे बोगस पेपर हैं। यदि मैनिपुलेटेड पेपर्स होंगे ना, तो कंपनी विल नॉट गिव द क्लेम। उसको कंपनी रेक्टिफाई करवा के उसको जस्टिफाई करेगी, और यदि सही लगेगा तो क्लेम दिया जाएगा, अदरवाइज क्लेम रिजेक्ट होता है ना। नॉन पेएबल आइटम है वो कटेंगे, वो कस्टमर को भरना ही पड़ेगा। मैंने आपको बार बार मैंने भेजा है, जो पूरी लिस्ट है नॉन पेएबल आइटम्स की, मैंने आपको भेजी हुई है। आप उसको कस्टमर को दे सकते हो कि साहब इस लिस्ट में से देख लो आप क्या क्या आपका कटा है। सिंपल, इसमें आर्ग्यूमेंट या डिबेट या करने की जरूरत नहीं है। जो नॉन पेएबल है कस्टमर को पे करना होगा। यह लिस्ट कोई आपने अपनी मर्जी से नहीं प्रिपेयर की है, दिस इज एज पर द IRDA गाइडलाइंस। तो ये है ना, अपने को पता होना चाहिए। मैंने आपको कई बार भेजा है, मैंने प्रेजेंटेशन के एंड पे भी मैंने उसको इसमें अटैच किया है, और चाहिए तो मैं आपको वापस से भी भेज दूंगा। सो यू शुड नो द आइटम्स विच आर नॉन पेएबल। अभी आजकल क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल अपने मनमाने बिल चार्ज कर रहा है, इसीलिए तो कल वापस से चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को बोलना पड़ा कि भी आपको ना यही रेट चार्ज करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा आप रेट चार्ज नहीं कर सकते। जबकि सी कोविड वगैरह जैसी सिचुएशन जब आती है ना, महामारी के दौरान, कि जो ट्रीटमेंट होगा वो उसका प्रोटोकॉल गवर्नमेंट देती है कि आपको इस तरह का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते। हॉस्पिटल अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे ना। अब यहाँ पे रेट फिक्स किया तो आपको वो रेट देने पड़ेंगे, आपको उससे ज्यादा नहीं चार्ज किया जा सकता। तो नॉन पेएबल आइटम यदि होंगे तो कस्टमर को पे करना होगा। हाँ, हमेशा जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है हॉस्पिटल में, उसमें लिखा जाता है कि एक इसकी कॉपी आप कस्टमर को दे दीजिए, पेशेंट को दे दीजिए। यदि वो नहीं देता है ना, तो आप ये कस्टमर को ये बता के रखिए कि आपको जो लेटर हम लोगों ने भेजा है उसका कॉपी आप वहां से लीजिए, उसमें सारी बातें लिखी है कि क्या हम लोगों ने पे किया है, क्या नहीं पे किया है। ये पता होने के बावजूद भी बहुत सारे एडवाइजर क्या करते हैं, वापस से मेरे को करते हैं, अरे सर क्या करें, इतना कट हो गया, क्या कटा है। मैं यही कहता हूँ कि भाई हॉस्पिटल को ऑलरेडी हम लोगों ने उसका लेटर भेज दिया है, उसकी कॉपी उसको लेने के लिए आप बोल दीजिए। करेक्ट। देन आप यदि इन सब बातों को बोल के कस्टमर को प्रिपेयर करके रखते हो ना, तो आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। आपको जब प्रपोजल की बात कर रहे हो उस वक्त भी आप बोलिए कि ऐसा ऐसा ये सब बातें होती है। क्लेम के दौरान भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आप उनको बोलिए कि भी आप है ना, ये क्लेम के दौरान आप मेरे से बात कीजिए, क्लेम के पहले तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स एट द टाइम ऑफ क्लेम या और किसी टाइम पर। ये हम लोगों ने कैशलेस की बात की है। यदि प्लांट ट्रीटमेंट और सर्जरी की बात करते हैं, जो इमरजेंसी की हम लोगों ने अभी जो बात किया वो इमरजेंसी का किया कि आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में चले गए। ट्रीटमेंट या सर्जरी जहां पर प्लानिंग के साथ में किया जा रहा है कि डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर बोलेगा 2-4 दिन में, तब हम लोग जाके उसको ट्रीटमेंट सर्जरी करवाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये अप्रूवल दिया जाता है, क्योंकि अपने पास में कस्टमर का प्रोफाइल है। वी नो भी इसका ये प्लान कोई कंडीशन में नहीं बैठ रहा है, रिजेक्शन के कंडीशन में, तो हम लोग उसको अप्रूवल दे देते हैं विद इन 5 मिनट्स। आपको जो मैसेज आता है कस्टमर को, उसमें लिख के भी आता है 2 मिनट 30 सेकंड में आपका हम लोगों ने क्लेम अप्रूव किया। तो इस तरीके से है ना, ये एकदम सिंपली इसको इमीडिएटली अप्रूव कर दिया जाता है। रीइंबर्समेंट के केसेस में क्या होता है, देखिए रीइंबर्समेंट के केसेस में आप कोशिश कीजिए कि जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप एट ए टाइम सबमिट कीजिए। आप यदि देखो, आप यदि हमारे ऑफिस में दे दोगे तो अपने जो जूनियर स्टाफ हैं, असिस्टेंट्स हैं, मैंने उनको बोला कि भी आप है ना डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सबमिट करो, क्योंकि उनका एक्सपर्टाइज नहीं है और मैं मेरे सेल्स में रहता हूँ, तो मैं उन सबको मैं बार बार चेक नहीं करने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। यदि आपको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आप अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली दोगे, तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे वहां पे सिस्टमेटिकली चले जाएंगे
और आपका क्लेम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका क्वेरी रेज होगा। देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए। क्लेम फॉर्म ए ड्यूली फिल्ड, जो ए और बी दो फॉर्म होते हैं ना, ए आपको पूरा फिल करके देना है कस्टमर को। आप ये कस्टमर को भरने के लिए बोलेंगे ना, वो भर के देगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं कस्टमर को बोलूंगा भरने के लिए तो कस्टमर नहीं भरेगा। ऐसी बात नहीं है। आप कस्टमर को यदि गाइड करेंगे तो सर आप फॉर्म ए भर के रखना, बी को हॉस्पिटल से भरवा के लेना। बहुत सारे तो एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं, वो खुद हॉस्पिटल में जा रहे हैं भरवाने के लिए। मैं बोला अरे यार, ये डोंट डू दिस थिंग्स। ये आपका काम नहीं है कि आप जाके हॉस्पिटल में जाके ये फॉर्म वॉर्म भरवा के लाएंगे। डोंट डू दिस थिंग। आप कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रिमबर्समेंट में आप पूरा हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको हॉस्पिटल में क्लेम फॉर्म बी भरवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और आपको बहुत सारे हॉस्पिटल देते भी नहीं, सिंपली मना कर देते हैं। सो क्लेम फॉर्म ए कस्टमर से भरवा लीजिए आप। क्लेम फॉर्म बी जो है वो हॉस्पिटल से भरवाना है, ड्यूली फिल्ड, सील्ड एंड साइंड। अब एक खाली सील लगा के साइन करके एक बी फॉर्म आ गया, अब मैं उसका क्या करूं बताओ। उसको भर के कौन देगा, हॉस्पिटल भर के देगा ना। अब उसको क्या हुआ है वी डोंट नो, अभी अपन थोड़ी कॉपी कर सकते हैं, वी डोंट नो द मेडिकल टर्म्स। नो डाउट कि हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर ये कि भाई हमको डॉक्टर बनना है। लेकिन हॉस्पिटल वाले का ये ड्यूटी है कि वो उसको फिलअप करके देगा ना, वो फिलअप करके देगा डॉक्यूमेंट्स, और कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, इवन डेट एंड प्लेस के साथ। सो क्लेम फॉर्म ए टू बी फिल्ड बाय कस्टमर, क्लेम फॉर्म बी टू बी फिल्ड बाय हॉस्पिटल विथ सील्ड एंड सिग्नेचर। सारे ओरिजिनल पेपर्स आपको देने हैं, बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन। अब ये समझो आपने मेडिसिन है, मेडिसिन का बिल तो दे दिया, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कहाँ पे किया हुआ है, तो दैट इज रिक्वायर्ड नो, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो ये आप ले लीजिए। हाँ, तो यू नीड ऑल ओरिजिनल पेपर्स, बिल्स, प्रिस्क्रिप्शंस। आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी देनी है, उसके ऊपर भी डॉक्टर का सेल एंड सिग्नेचर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इनकम्प्लीट, देयर शुड नॉट बी एनी ओवर राइटिंग टाइप ऑफ थिंग्स। कभी कभी क्या कहता है डॉक्टर, उसके ऊपर ओवर राइटिंग, डॉक्टर नहीं भरता एक्चुअली, उसको बनाता नहीं है, उसको कोई जूनियर बनाता है, वो उसमें कट करके और कुछ लिख देता है, वहां पे कट करके वापस से ओवर राइटिंग कर देता है। सो दैट इज रॉन्ग। ओरिजिनल रिपोर्ट्स आपको देना है, इसके साथ में रिइंबर्समेंट के लिए। ओके, सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए, बिल्स होने चाहिए। यदि आपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है और सिर्फ बिल दिया है, तो आपको वो अमाउंट कट हो जाएगा, वो आपको पे नहीं होगा। हाँ, मेडिसिन के बिल्स और उसके भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। पहले के जो कंसल्टेशन पेपर हैं वो भी आप साथ में सबमिट कीजिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं तो वो भी सबमिट कीजिए। यदि आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आ रहा है तो आपका वो पे होगा, और यदि प्री में नहीं आ रहा है और उसके पहले के हैं तो भी आपको सबमिट करना चाहिए, ताकि आपका हिस्ट्री क्लियर रहे। यदि ऑपरेशन किया गया है तो ओटी नोट्स आपको सबमिट करना है, आप ले लीजिए, हॉस्पिटल दे देगा आपको ओटी नोट्स भी। इंडोर केस पेपर्स की भी जरूरत होती है, क्वेरी रेज करे, इससे बेटर है कि आप हॉस्पिटल को बोल के इंडोर केस पेपर आप पहले ही ले लीजिए, ताकि क्या एटलीस्ट आपका काम कंप्लीट रहे। यदि एक्सीडेंट हुआ है तो इन दैट केस एफआईआर चाहिए, पुलिस एफआईआर, एमएलसी चाहिए या सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, तीनों में से अपने को एक न एक देना पड़ेगा। यदि एफआईआर एमएलसी है तो भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन तो देना ही आप, ठीक है ना। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या लिखना होता है कि भाई ये एक्सीडेंट कब, कहाँ और कैसे हुआ। कब मतलब प्लेस, कहाँ, कब मतलब टाइम एंड डेट, कहाँ दैट इज प्लेस, कहाँ कौन सी जगह पे हुआ, और कैसे हुआ। ये तीन चीजें आपको लिखकर सेल्फ डिक्लेरेशन में देना है। अभी देखिए जो क्लेम रिजेक्शन होता है, ये आपको बात समझ में आ गया, आई होप कि जो क्लेम प्रोसीजर है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं वो सब आपको समझ में आ गया है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो आपको क्वेरी रेज किया जाएगा, और क्वेरी देने के बाद में वापस से आपको उतना टाइम लगने वाला है। इसलिए आप कोशिश कीजिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट एट ए टाइम, पूरे ओरिजिनल पेपर्स आपको सबमिट करने। जनरली प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मैं बताऊं, जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जबकि कस्टमर है ना, यदि वो अपना पेपर्स प्रिपेयर करके देगा तो वो अच्छी तरह से करके देगा। आप उसको बोलो कि सब ओरिजिनल आपको देना है, प्रिस्क्रिप्शन बिल्स वगैरह सारे देने हैं,
तो वो क्या करेगा कि वो देख देख के ये प्रिस्क्रिप्शन है और ये बिल है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये बिल है, को अटैच कर करके आपको अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करके देते। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लेम प्रोसीजर्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं ये मैंने आपको बताया। हम अभी देखेंगे कि भी जो रिजेक्शन होता है क्लेम का, वो कौन से केसेस में होता है और किस प्रकार होता है। जस्ट अ मिनट। ओके, व्हाई क्लेम्स आर रिजेक्टेड, ये अपना अभी का सब्जेक्ट है। आप लोगों को यू हैव मोर एक्सपीरियंस, आपने बहुत सारे क्लेम देखे हैं जहाँ पे रिजेक्शन भी हुआ है, तो आपको रीजंस पता है कि क्या रीजन से पता होता है। लेकिन यदि आपके बहुत सारे क्लेम्स नहीं हुए, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। अभी क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं, देखिए सबसे पहली बात, यदि कोई क्लेम एक्सक्लूजन कंडीशन में आ रहा है तो इट विल नॉट बी पेड। जैसे फॉर एग्जांपल यस्टरडे वी हैड अ क्लेम, पॉलिसी 23 अप्रैल का पॉलिसी है और वो एडमिट हुआ था कुछ 27-28 तारीख को, मई, ओके, 28 मई को एडमिट हुआ। एक रैंडम डेट है, मेरे को कुछ याद नहीं है डेट वगैरह, बट पॉलिसी डेट मेरे को याद है 23 अप्रैल को हुआ, क्योंकि मैंने जब इससे बात की एजेंट से तो उसने सब बताया। नया एजेंट है, मैंने बोला यार डोंट वरी, यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। पहले उसको कोविड का सस्पेक्ट था, रिपोर्ट वगैरह की कोविड नेगेटिव। बाद में उसको वापस से दूसरे हॉस्पिटल में गया तो वहां पर उसको टाइफाइड डिक्लेयर हुआ और टाइफाइड के लिए कैशलेस करने के लिए भेजा गया। लेकिन उसको ये जो फीवर है ना, 28 तारीख को या जो 29 तारीख को एडमिट हुआ है, उस दिन को लास्ट 12-13 दिन से फीवर आ रहा है। तो ये जो फीवर आ रहा है, यानी ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो 30 डेज के वेटिंग पीरियड के अंदर आ गए, तो नेचुरली वो क्लेम वहां पर रिजेक्ट हो। आई ना वसन, तो यदि आपका कोई एक्सक्लूजन कंडीशन में कोई क्लेम आ रहा है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट हैं, आपको रिमाइंड करने के बाद में भी आपने ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी नहीं दी, आपने जेरोक्स अटैच करके दे दिया, रिजेक्शन होगा। ओके, आपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट नहीं किए विद इन 15 डेज, तो भी क्लेम रिजेक्ट होगा। ये अलग बात है कि उसको कंसिडर कर लेते हैं, बट यदि आपने 15 डेज में नहीं सबमिट किए तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, राइट। ओवर राइटिंग, अब ये बताइए, चेक लिखा गया, चेक के ऊपर ये इस तरह से करेक्शन कट वगैरह किया गया, तो ये चेक ऑनर होगा क्या? अब यदि किसी कस्टमर को सामने आपने इस तरह से कोई पेमेंट का चेक दिया किसी ने और उसके ऊपर से ओवर राइटिंग वगैरह है, तो क्या ये चेक पास होगा? नहीं होगा, बैंक इस चेक को रिटर्न कर देगी। इसी प्रकार यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ओवर राइटिंग और ये कट वगैरह किया गया है, डिस्चार्ज समरी में या इंडोर केस पेपर्स में या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कट कट किया हुआ है, ओवर राइटिंग किया हुआ है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ मैनिपुलेशन। अब इसमें दिस कैन नॉट बी ऑनर्ड, तो सिंपली वो केस आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि आपने उस पेपर्स में देखा कि यहाँ पे कुछ ओवर राइटिंग है, तो आप उसको इमीडिएटली कस्टमर को पॉइंट आउट कर दो कि भी देखो ये इस तरह से है, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, मैं सबमिट कर दूंगा लेकिन ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इस तरह से यदि कुछ ओवर राइटिंग होगा आपके इंपॉर्टेंट क्लेम के डॉक्यूमेंट्स में, तो दैट विल नॉट बी ऑनर्ड। जिस प्रकार से चेक रिटर्न हो जाता है, उस प्रकार से आपका क्लेम भी रिटर्न हो जाता है। हाँ? यदि किसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोई एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, यानी यदि समझो उसको एडमिट तो किया गया है लेकिन उसको ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया गया है, खाली उसके जो टेस्ट वगैरह किए हैं बहुत सारे अंडर इवेल्युएशन रखा गया है, उसके टेस्ट वगैरह करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं उसको आ रहा है, तो ऐसे केसेस को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में तो हॉस्पिटल लिख के भेजते हैं कि अंडर इवेल्युएशन, तो पहले ही वो रिजेक्ट होगा, राइट। कोई कोई केस ऐसे भी होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। अभी जैसे कोविड के केसेस में क्या हुआ कि वी आर मतलब एवरीवन हैज टू फॉलो द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल,
एम्स, ICMR और महाराष्ट्र गवर्नमेंट या इस तरह से जो बहुत सारे बॉडीज हैं, वो यहाँ पर उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है हॉस्पिटल को। यदि उसको उन्होंने कुछ ये स्टैंडर्ड्स बनाए कि भी टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल इतना होना चाहिए, इतना इतना इन्फेक्शन होना चाहिए, तब उसको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, अदरवाइज उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। किसी और केस में भी यदि समझो उसका खाली सब चीज वाइटल्स नॉर्मल हैं, उसको एडमिट करने के बाद में उसके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं, तो उस केस में उसको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं बनती है। तो ऐसा केस भी आपका क्लेम रिजेक्शन होगा, राइट। यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है और वो उसके कंडीशन में बैठ रहा है, वो क्लेम, तो अंडर कोड एक्सक्लूजन 1 क्लेम विल बी रिजेक्टेड। देखिए, ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद से सारे हर चीज को वहां पे एक कोड दिया गया है। आपको जब कस्टमर का आपको रिजेक्शन लेटर मिलता है ना, तो उसके अंदर भी आपको ये कोड एक्सक्लूजन लिखा रहता है कि कौन से कोड में ये क्लेम रिजेक्ट किया गया है। यदि वहां पर कोड एक्सक्लूजन 1 लिखा है, इसका मतलब है कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, इसलिए वो क्लेम को रिजेक्ट किया गया। करेक्ट। देखिए, यदि वेटिंग पीरियड में आ रहा है तो कोड एक्सक्लूजन 2 कहा जाता है। ओके, वेटिंग पीरियड कोड एक्सक्लूजन 2, ये जो वेटिंग पीरियड जो 2 साल के स्पेसिफिक डिसीजेस का, जो मैंने कल आपको डिटेल में लिया था, एक्सक्लूजन फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस फॉर 2 years, वेटिंग पीरियड कोड एक्सक्लूजन 2। यदि वो बीमारी पहले 2 सालों में आई है, फर्स्ट 2 years में, तो वो वहां पे उसको रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए FHO पॉलिसी है और उसका ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 3rd year में आ गया, उसको पहले से BP था और यहाँ पर समझो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया 3rd year में, तो क्लेम विल नॉट बी पेड, क्योंकि वो उसका कारण है कॉज इज प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कोड एक्सक्लूजन 1 में रिजेक्ट हो गया। स्पेसिफिक डिसीज का कोई क्लेम आ गया, जैसे पॉलिसी का 2nd year चल रहा है और वहां पर उसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको स्टोन्स हो गए, 2nd year में स्टोन्स हो गए। अभी कल परसों भी एक मेरे पास केस आया था, मैंने उसको कहा था ये 2nd year ऑफ द पॉलिसी है और ये किडनी स्टोन का केस है, क्लेम विल बी रिजेक्टेड। तो सच केसेस जो स्पेसिफिक डिसीज आपका वेटिंग पीरियड आ रहा है, 2 साल के एक्सक्लूजन कंडीशंस में आ रहे हैं, वो क्लेम आपके रिजेक्ट होंगे, राइट। 30 days वेटिंग पीरियड के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको ये टाइफाइड वाला केस बताया था, वो कोड एक्सक्लूजन 03 में आपका रिजेक्ट होगा। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ इवेल्युएशन के लिए भर्ती किया गया, खाली चेकअप के लिए भर्ती किया गया, तो ऐसा जो क्लेम होगा ना, दैट विल बी रिजेक्टेड फॉर दिस रीजन, दैट इज कोड एक्सक्लूजन नंबर 4। अब इस पे आपको रेजिस्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट होगा। हाँ? यदि रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन और रेस्पाइट केयर के लिए उसको एडमिट किया गया है, तो वो एक्सक्लूजन कोड 5 में रिजेक्ट होगा। ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल, अभी आप बोलोगे यार ये तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में तो कवर होता है। इट इज नॉट अ कवर इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, यदि आप देखो इट इज एन एडिशनल बेनिफिट। इसलिए किसी भी पॉलिसी में यदि किसी का ओबेसिटी रिलेटेड कोई क्लेम है या वेट कंट्रोल है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट किया गया है, तो दैट विल बी रिजेक्टेड। ओके, मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि भी आपका है ना BMI कितना होना चाहिए। यदि आपका BMI 33 तक होता है तो ब्रांच लेवल पर प्रपोजल इश्यू हो जाती है, पॉलिसी इश्यू हो जाती है। यदि इट इज हायर, इट गोज टू CMU एंड CMU डिसाइड्स वेदर द केस इज एक्सेप्टेबल और नॉट। सो ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल का केस जो होगा वो रिजेक्ट होगा, क्लेम अंडर कोड एक्सक्लूजन नंबर 6। ओके, चेंज ऑफ जेंडर, आजकल ये बहुत सारा हो रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि किसी को मेल से फीमेल बनना है, फीमेल से मेल बनना है ना, तो ऐसे केसेस जो चेंज ऑफ जेंडर होंगे वो कोड एक्सक्लूजन 07 में रिजेक्ट होंगे। अभी आप देखो ना, तो थाईलैंड एक कंट्री है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ जेंडर चेंज के सर्जरीज होती है। इट इज हेवन फॉर दिस सच टाइप ऑफ सर्जरीज। तो वहां पर है ना, ये सर्जरी कॉमनली होती है। यदि किसी पेशेंट ने, वो तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, थाईलैंड जाके तो यदि कोई ट्रीटमेंट कराएगा तो ऐसे भी फॉरेन में उसका कवर नहीं होता है, लेकिन चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट यदि किसी ने करवाया है
अभी आपने एक थोड़े दिन पहले केस देखा होगा, एक पुलिस कांस्टेबल, उसने अपना जेंडर चेंज करा, है ना, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा न्यूज में। तो सच टाइप ऑफ क्लेम्स विल नॉट बी पेड। इस तरह के जो क्लेम हैं वो पे नहीं होंगे अंडर कोड एक्सक्लूजन 7। आपको ये याद होगा, देखो कोयना मित्रा ने अपना प्लास्टिक सर्जरी कराया था, इसको बिफोर एंड आफ्टर देख लो आप, इतनी खूबसूरत थी, क्या जरूरत थी मेरे को करवाने की। मेरी फेवरेट हीरोइन थी कोयना कोयना मित्रा, मैं बता दूं आपको। अभी देखो इतनी खूबसूरत थी, क्या जरूरत था उसको अपना रूप बिगाड़ने का। लेकिन नहीं, उसने अपना कुछ नाक का और होठों का कोई सर्जरी करवाया ये, और उसने अपना ब्यूटी पूरा बिगाड़ ली। तो इस तरह से केस बिगड़ेंगे ऐसे नहीं, बट एनी केस जहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी किया गया है, कोड एक्सक्लूजन नंबर 8 में ये रिजेक्ट होता है। करेक्ट भाई, मोर देन 40 एक्सक्लूजन कोड्स आर देयर, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हाँ, अभी तो हम 8th पर पहुंचे हैं। यदि आप किसी हैजार्डस या एडवेंचर गेम में पार्ट लेने जा रहे हो और आपका इंजरी हो गया, क्लेम नहीं दिया जाएगा। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी हैजार्डस एंड एडवेंचरस गेम। कोड एक्सक्लूजन 9 ब्रीच ऑफ लॉ है। कोई समझो आपने कोई बात नहीं बताई है, प्रपोजल में डिक्लेयर नहीं किया है, या इस तरह का कोई केस हुआ है, तो दैट इज ब्रीच ऑफ लॉ में आएगा, एंड कोड एक्सक्लूजन 10 में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडर प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स, एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स, ये लिस्ट अपडेट होते रहती है। एक्सक्लूडेड मतलब जिसका बहिष्कार किया गया है, बहिष्कार मतलब उसको निकाल दिया गया है। तो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट एडमिट होता है तो क्लेम इज सिंपली रिजेक्टेड। आपको ध्यान रखना जरूरी है। कोई क्लेम अराइज हो रहा है जिसका कारण अल्कोहल है, ड्रग्स है या टोबैको है, उसने ड्रग्स ले रहा था या शराब पीने के कारण हुआ है या स्मोकिंग के कारण हुआ है, तो क्लेम इज नॉट पेएबल अंडर कोड एक्सक्लूजन 12। राइट। नेचर क्यूर थेरेपीज, क्लिनिक में, स्पा में या नेचर क्यूर, आपने कुछ नेचुरोपैथी वगैरह का ट्रीटमेंट किया है, तो विल नॉट बी पेड अंडर कोड एक्सक्लूजन 13। डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, यदि समझो इसका कोई क्लेम है, वहां पे रख के हॉस्पिटल में रख के सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स दिए गए हैं, ये कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लग रही है मेरे को, ये कुछ वेट लॉस की लग रही हैं, ये शिलाजीत है या अश्वगंधा है, या ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, या इस तरह के खाली सप्लीमेंट्स दिए गए हैं, या कैल्शियम दिया गया है या कोई प्रोटीन दिया गया है, तो इस तरह के जो क्लेम होंगे ना, वो नहीं पे होंगे। और यदि हॉस्पिटलाइजेशन किसी और क्लेम के दौरान भी यदि ये सब चीजें दी गई है, तो दैट विल नॉट बी पेड, उतना अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। रिफ्रैक्टिव एरर्स, कोड एक्सक्लूजन 15, आंखों का नंबर चेंज करवाने का ऑपरेशन, नॉट पेड। वो जो अभी कंडीशन रिवाइज हुआ है उसमें यदि कुछ समथिंग आई डोंट रिमेंबर 8.5 से ज्यादा उसका नंबर है और पॉलिसी को 4 साल हो गया है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड, अदरवाइज रिफ्लेक्टिव एरर्स नॉट पेबल, कोड एक्सक्लूजन नंबर 15। यदि कोई अनप्रूवन ट्रीटमेंट या थेरापीज किया जा रहा है, अनप्रूवन जिसको अभी तक गवर्नमेंट ने या आईसीएमआर ने या मेडिकल काउंसिल ने या एम्स ने या किसी ने भी अप्रूवल नहीं दिया है, तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। हाँ, ऐसी प्रोसेस, ट्रीटमेंट, थेरापी जो प्रूवन नहीं है, इट इज नॉट रजिस्टर्ड, अप्रूव्ड नहीं है, तो उसका क्लेम कोड एक्सक्लूजन 16 में रिजेक्ट हो जाता है। स्टरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, राइट, स्टरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, मतलब वो क्या बोलते हैं, यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो जो ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए यदि स्टरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी का कोई क्लेम है, तो क्लेम इज नॉट पेएबल अंडर कोड एक्सक्लूजन 17। अब आप बोलोगे यार अपन ये इनफर्टिलिटी क्लेम तो आईवीएफ के लिए एफएचओ में देते हैं, तो इट इज एन एडिशनल बेनिफिट, नॉट द क्लेम। मैटरनिटी बेनिफिट इज, मैटरनिटी क्लेम्स आर नॉट पेएबल। करेक्ट। आपको बोलोगे यंग स्टार और ये क्या है कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें तो देते हैं, दे आर बेनिफिट नॉट द क्लेम, अपन क्लेम नहीं दे रहे हैं उसको, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं पॉलिसी में। एंड मैटरनिटी क्लेम्स आर रिजेक्टेड अंडर कोड एक्सक्लूजन 18। सर्कमसीजन,
मैंने आपको पहले भी बताया, कई क्लेम हम लोगों ने स्टडी भी किए हैं. इट इज रिजेक्टेड. सर्कमसीजन कोड एक्सक्लूजन 19, राइट. कंजेनिटल एक्सटर्नल कंडीशंस, यदि बाहर से ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे रही है, क्लेफ्ट लेफ्ट या कान का, या इस तरह से कुछ है, ये इस तरह से कुछ है, या एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन जो बाय बर्थ है, वो कोड एक्सक्लूजन 20 में रिजेक्ट होती है. ओके. कोड एक्सक्लूजन 21 जो है वो कन्वर्जेंस, जनरल डेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रिजेक्ट करता है. कन्वर्जेंस, जनरल डेबिलिटी and nutritional deficiency are rejected under code exclusion 21. सेल्फ हार्म. अभी कल परसों मेरे को किसी ने पूछा था, यार सुसाइड का क्लेम दोगे क्या आप? मैंने बोला यार नहीं देंगे मेडिक्लेम पॉलिसी. बोला नहीं. और पीए में, मैं बोला पीए में भी नहीं देंगे. सो किसी ने सेल्फ अटेम्प्ट सुसाइड किया है, हैंग किया है, सुशांत राजपूत बन गया है, या इस तरह से कोई क्लेम आता है, तो क्लेम इज रिजेक्टेड अंडर कोड एक्सक्लूजन 22, राइट. मैं जानता हूं कि आपको ये सारे कोड इतने ध्यान में नहीं रहेंगे नंबर वाइज, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भी हाँ ये आइटम है जो नहीं पे होता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या वेनरल डिसीजेस नहीं पे होगा, कोड एक्सक्लूजन 23. इंजुरी और डिसीज कॉज्ड बाय वॉर, वॉर लाइक कंडीशन हो गई है, कोड एक्सक्लूजन 24, रिजेक्शन. न्यूक्लियर वेपन्स और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, यदि ऐसा कभी हो गया है, अंडर कोड एक्सक्लूजन 25, क्लेम रिजेक्टेड. चिलेशन थेरेपी, कोड एक्सक्लूजन 26. नाउअडेज चिलेशन थेरेपी बहुत पॉपुलर हो रही है लोगों में. वो जो होते हैं ना, जो दूसरे लोग करते हैं आयुर्वेदिक टाइप में, किसी को हार्ट का ब्लॉकेज वगैरह है वो सब निकाल देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज चिलेशन थेरेपी. तो उसको कोड एक्सक्लूजन 26 में उसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इट इज स्टिल अनप्रूवन. अनटेस्टेड, एक्सपेरिमेंटल एंड अनकन्वेंशनल थेरेपीज, कोड एक्सक्लूजन 27. मतलब जिसका अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंटल है, अनकन्वेंशनल है थेरापीज, अनकन्वेंशनल थेरापीज, कोड एक्सक्लूजन 27. मान लीजिए कोई ये वैक्सीन बना रहा है और उसने किसी को टेस्टिंग के लिए उसको हायर किया कि चल हम तेरे ऊपर टेस्टिंग करेंगे, तो इट इज, और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया और वो एडमिट हो गया, तो क्लेम इज रिजेक्टेड बिकॉज द वैक्सीन इज टिल नाउ इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट इज अनटेस्टेड, अनकन्वेंशनल, अनअप्रूव्ड, तो उसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं. कोड एक्सक्लूजन 28 में आता है ऑटोलोगस कंट्रोल साइट प्लांट इम्प्लांटेशन. ये देखिए ना, यहाँ पे जो ये सेल्स यहाँ से निकाले जाते हैं, में से यहाँ से क्रोंटोसाइट्स कल्चर करते हैं, वापस से उसको इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इस तरह से कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, तो दिस इज स्टिल अनअप्रूव्ड. तो ऑटोलोगस कंट्रोसाइट इम्प्लांटेशन इज रिजेक्टेड अंडर कोड एक्सक्लूजन 28. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह दिए है ना, हार्मोनल प्रोटीन्स, ये साइटोकाइंस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये इस तरह के जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं ना, दैट इज नॉट पेएबल अंडर कोड एक्सक्लूजन 29, राइट. प्रियापिज्म इरेक्शन, प्रियापिज्म एंड इरेक्शन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट इज प्रियापिज्म. प्रियापिज्म में क्या होता है, पुरुषों में इरेक्शन दैट नेवर एंड्स, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन जहां पर इरेक्शन नहीं होता, ऐसी कंडीशन कुछ होती है और उसका कोई ट्रीटमेंट आता है, तो कोड एक्सक्लूजन 30 में रिजेक्ट किया जाता है. इनोकुलेशन एंड वैक्सीनेशन, कोड एक्सक्लूजन 31. आप बोलोगे कि भाई आप कॉम्प्रिहेंसिव में तो वैक्सीनेशन का 10-20 हजार रुपए दे रहे हो, तो दैट इज एन एडिशनल बेनिफिट इन द पॉलिसी. डेंटल ट्रीटमेंट, कोड एक्सक्लूजन 32, नॉट पेएबल. एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है कि अपने जो बॉडी में हार्मोनल कंडीशंस का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया. बहुत सारे इंडोक्राइन सिस्टम में देखो ना, ये ग्लैंड्स होते हैं, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल, किडनी, ये सब है ना, बहुत सारे ये हार्मोन्स प्रिपेयर करते हैं बॉडी में. और यदि इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जहाँ पे ये हार्मोन वापस से देने की जरूरत है एक्स्ट्रा, या जो भी ट्रीटमेंट उनको देना है, तो दैट क्लेम इज नॉट पेएबल अंडर कोड एक्सक्लूजन 33.
एट द सेम टाइम स्लीप एपनिया का जो केस होता है, स्लीप एपनिया इज ऑल्सो नॉट पेएबल इन कोड एक्सक्लूजन 33. ओके, हार्मोनल डिसऑर्डर मैंने आपको बताया. देखिए ये कुछ नॉन पेएबल चार्जेस हैं. कोड एक्सक्लूजन 34 कहता है कि हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज नॉट पेएबल. एक्सक्लूजन कोड 35 कहता है स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, हियरिंग एड, वॉकर, क्रचेस आर नॉट पेएबल. 36 कहता है हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकली नॉट रिक्वायर्ड, नॉट पेएबल. 37 कहता है एक्सक्लूडेड एक्सपेंसेस जो नहीं पे होते हैं वो नॉट पेएबल. 38 कहता है एग्जिस्टिंग डिसीज डिस्क्लोज बाय इंश्योर्ड, मतलब सेल्फ डिक्लेयर्ड डिसीज. 39 नॉन एलोपैथी ट्रीटमेंट को एक्सक्लूड करता है, नॉन पेएबल. 40 नेचुरोपैथी को रिजेक्ट करता है. दीज आर द एक्सक्लूजन कोड्स टिल 40. 41 कहता है सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज. हाँ, ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है जो बाय बर्थ हैं. सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज नॉट कवर्ड अंडर कोड एक्सक्लूजन 41. आउट पेशेंट मेडिकल एक्सपेंसेस ओपीडी पर, लेकिन ये कोड एक्सक्लूजन 42 में नहीं पे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ पॉलिसी में ओपीडी बेनिफिट दिया जाता है. दैट इज ओनली फॉर द कंसल्टेशन पर्पस. ओके, वो खाली कंसल्टेशन के लिए दिया जाता है. और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जैसे हेल्थ गेन एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट जहां पर दिया जाता है एज अ बेनिफिट. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी नॉट पेएबल अंडर कोड एक्सक्लूजन 43. न्यू बॉर्न बेबी का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं पे किया जाता है अंडर कोड एक्सक्लूजन 43. ओके, अभी देखिए ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल नॉन पेएबल आइटम्स आई हैव ऑलरेडी सेंट यू मेनी टाइम्स. आपको चाहिए तो मैं वापस से भेज दूंगा आज. ये आप रिफर कर सकते हैं, कस्टमर को दिखा सकते हैं. इसके अंदर सारे आइटम्स लिखे गए हैं जो नॉन पेएबल होते हैं. राइट, सो ये आज का प्रेजेंटेशन था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम बार बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं. कस्टमर का कोई रेजिस्टेंस आता है तो हम लोगों को लगता है यार अभी क्या करें, कैसे करें, क्या बोलेंगे कस्टमर को. तो इस तरह से इन सब बातों के लिए हम लोग यदि प्रिपेयर्ड होते हैं ना तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है. मैं इतने सारे सेशंस जो मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ ना डे बाय डे, मेरा खाली पर्पस ये है कि आपका नॉलेज बढ़े और आप समय पर प्रिपेयर्ड रहो और आपका लाइफ आसान बने, आपकी जिंदगी आसान बने. सो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है और फॉर एनी क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन वी आर ओपन. राइट.